ये शाम जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, बड़ी खूबसूरत होती जा रही है। मेरे अत्यंत प्रिय वरिष्ठ मित्र और पत्रकार लेखक पद्मश्री आलोक मेहता जी पत्रकारिता की पवित्रता का अलग जगह रखते वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक हिंदुस्तान के एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी, जिनके भाषण ने सोए को जगाने का काम किया, जो जागे थे उनको हिलाने का काम किया, जो हिल रहे थे उनको स्थिर करने का काम किया वे अशोक वाजपेयी जी। अशोक जी का और मेरा काफी संबंध रहा। अभी जो कला अकेडमी के चेयरमैन थे, भारत भवन भोपाल का, वे स्वयं आईएएस है, मगर उनको आईएएस बोलने में मजा नहीं आता। आपने रजा साहब का साथ दिया, हम लोगों ने मिलकर रजा साहब को यहाँ पर स्थिर करने का प्रयत्न किया। अशोक जी की सेवाएं किताबों को लेकर, कविताओं को लेकर बहुत बड़ी है। जो हमारे साथ अभी थी सुप्रिया श्रीनेत जी, उन्हें जाना पड़ा क्योंकि उनका समय हो गया था बोलने का। मेरे मित्र, सामाजिक चिंतक, विचारक, अजीज दोस्त डॉक्टर हरीश भल्ला, पता ही नहीं चला कि कब हम लोगों ने 60 साल की यात्रा सफल पूरी की। डॉक्टर साहब ने 80 के दशक में दूरदर्शन के ऊपर नारकोटिक्स के खिलाफ में बहुत बड़ा आंदोलन किया और दूरदर्शन पे वे लगातार काम करते रहे। पीछे से ये और हमारी भाभी कुसुम जो आज नहीं है, वो भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर। इन्होंने हमेशा से इतनी सेवाएं की मरीजों की कि कभी उन्होंने देखा ही नहीं कि पैसा भी लिया जाता है घर चलाने के लिए। तो हमारे जैसे सब दोस्त लोग रहते थे, तो हमारे फकीर डॉक्टर के साथ में रहते थे। उमा जी, श्याम आपकी है, आपकी कविताओं के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बुलबुल भी आपकी है, बुलबुल की कहानी भी आपकी है। विमोचन भी आपका है, समारंभ भी आपका है। हम केवल यहाँ पर चंद्रमोहन की वजह से यहाँ पर उपस्थित है। चंद्रभूषण जी एक ऐसा व्यक्तिमत्व है कि जिन्होंने चंद्रभूषण जी बहुत हिम्मत वाले व्यक्ति है। और हिम्मत वाले मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन दिनों में कोई कविता की किताबें नहीं छापता, और छापता नहीं इसलिए कोई लिखता नहीं, क्योंकि आज हिंदी साहित्य और साहित्य में भी कविताएं, इनको लिखना पढ़ना तो बहुत चाहते लोग, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे बड़ी गड़बड़ी तकलीफ है। इस सभागृह में एक ऐसे शख्सियत भी उपस्थित है जिनका नाम है ज्ञानेश्वर मुड़े।
ज्ञानेश्वर वो व्यक्तिमत्व है, और उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी साधना शंकर जी भी आई है और सीनियर IRS ऑफिसर रही है, बहुत सशक्त लेखिका भी है। मगर मैंने ज्ञानेश्वर जी का जिक्र पहले इसलिए किया साधना जी के कि ये वो व्यक्ति है कि जिन्होंने कॉमन आदमी के हाथ में पासपोर्ट थमा दिया है। ये वो व्यक्ति है। जिले जिले में पासपोर्ट की व्यवस्था इनकी वजह से हुई है। ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सीनियर लीडर JK जैन साहब भी उपस्थित है, जिनका जिक्र किया था कि जो गांधी जी, जो इंदिरा जी के साथ साथी रहे उस जमाने के। अविनाश पांडे जी भी आए थे, वो भी अभी गए। वो कांग्रेस के महामंत्री है, हमारे राज्यसभा के हमारे साथ में हमारे साथी थे वो। और इसी सभागृह में भूषण जैन साहब भी हैं, एक सशक्त पत्रकार और एक अखबार को दिशा देने का काम कर रहे। वो एक समय था कि वो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी को भी संचालित करते थे। यहाँ पर INS के प्रेसिडेंट राकेश शर्मा साहब भी थे। यहाँ पर हमारे कुछ कलीग्स भी यहाँ उपस्थित है। और इस सब शख्सियत के बीच में एक व्यक्तिमत्व और एक ऐसा है जो खास यहाँ पर आए हैं, वे है किरीट भंसाली। किरीट भंसाली जी जो कि GGEPC के चेयरमैन है, जेम्स और ज्वेलरी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके अंदर करीब करीब 1 लाख से अधिक जितने भी ज्वेलरी की शॉप्स के अंडर में आती है। और अपना काम करते करते वे मुंबई BJP के ट्रेजरर भी है। हमने दोस्ती इनके साथ इसलिए की, वो ट्रेजरर है। यहाँ पर डॉक्टर साहब भी है, एम्स के डीन साहब भी, डॉक्टर KK वर्मा साहब। मैं हमेशा अमूमन 1-2 रोज में कोई ना कोई कार्यक्रम में शिरकत होता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये कार्यक्रम बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक काव्य संग्रह का विमोचन का कार्यक्रम है। और मैं सबसे ज्यादा जीवन में साहित्य को महत्व देता हूँ, और साहित्य में भी कविता मेरे में बसती है। मैं उमा त्यागी जी की कविता की किताब पढ़ रहा था। कोई इतना अच्छा भी लिख सकता है, जो गुमनाम है, जो जानते नहीं कोई। उनकी एक कविता मैं पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते वहां पर रुक गया मैं। तुम घर ख्वाब में आओ, मैं जगना भूल जाऊं। तुम घर ख्वाब में आओ, मैं जगना भूल जाऊं। तुम यूं ही मुस्कुराओ, मैं रोना भूल जाऊं। काफी गहरी बात है। तो क्या कहती हो कि मिलोगे तब कभी हम अपनी सुनाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। मिलोगे जब कभी हम अपनी सुनाएंगे, पर क्या बीती है हम तुम्हें बताएंगे।
मुझे याद है कि आप तो बहुत सशक्त कलम की धनी हो, मगर मुझे याद है कि हम जब कविता लिखते थे कोई सुनने वाला ही नहीं होता था। फिर इकट्ठा करते थे पैसे और उनको चाय पे कविता सुनाते थे। और अशोक जी, मुझे वो वाकया याद है कि जिस वक्त धर्मयुग में मेरी पहली बार कविता छपी थी और मैं धर्मवीर भारती जी से मिलने गया था और मुझसे पूछा कि ये आपने लिखी है, तो बड़ी दार्शनिक है। तो राम मनोहर त्रिपाठी जी ने कहा उनसे कि बेवक्त दार्शनिक हो जाते हैं। अब तो समय ऐसा आ गया अशोक जी कि प्रतिदिन मैं दार्शनिक हो जाता हूँ। मैं खुशनसीब हूँ कि शुरुआती दौर में मुझे कविताएं आकर्षित करती थी। बचपन में माँ रामचरितमानस के दोहे सुनाती थी, भगवान महावीर के वंदना सुनाती थी, शंकेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु जी की बातें बताती थी। और आते आते मैं कॉलेज पहुंच गया। वहां पर गोपाल सिंह नेपाली, रामधारी सिंह दिनकर जी, निराला जी इलाहाबाद के पद पर उड़ती थी पत्थर, हरिवंश राय जी बच्चन, अनेक कवियों की रचनाएं पढ़ने और उन्हीं के बीच में कविता पढ़ते पढ़ते अपने भीतर का भी कभी मैं खुद को महसूस करने लगा। एक वक्त ऐसा आया बैरिस्टर विजय फड़के साहब, एक वक्त ऐसा आया कि मैं कुछ करना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, कुछ लिखना चाहता था, पर लिखते मुझे डर लगता था। अगर मैं ये लिखूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे, ये लिखूंगा तो क्या मेरे टीचर मुझसे नाराज हो जाएंगे। और इसी दौर में मेरी मुलाकात हो गई नीरज जी से। और नीरज जी को मैं यवतमाल लेके आ गया। तीन चार दो दिन इकट्ठा साथ में रहे और उन्होंने मेरा डर जो था एक मिरर के सामने खड़ा कर दिया मुझे और कहा कि देखिए, देखती रहो प्राण दर्पण, तुम डरते क्यों हो, जो मन में लिखो। और वही जो डर था वो धीरे 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 निकलता चला गया। और एक बात लिखी तो फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मुझे बुलाया और कहा कि तुमने जो लिखा है उन्होंने एक पॉलिटिकल निर्णय लिया था और उस पॉलिटिकल निर्णय में मैंने लिखा था। तो उन्होंने कहा ये मेरा भी पढ़ लो आप, तो मुझे क्या खरीदोगे, मैं मुफ्त हूं। मेरे भीतर एक उथल पुथल से मची हुई थी। एक तरफ
राजकीय जीवन था, एक तरह सामाजिक जीवन था, एक तरह पत्रकारिता का जीवन था, और एक तरह मेरे जज्बात थे, शब्दों के साथ की मेरी दीवानगी थी, मेरे अंदर का एक प्रेम था। और जैसा कि विकास जी ने कहा, कोविड आ गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब मेरी शादी हुई तो पहले मैंने हाथ से लिखी हुई कविता की किताब मेरी पत्नी को समर्पित किया, और उसमें लिखा था, मन की प्रिय तुम अति सुंदर हो, इसका अर्थ यह तो नहीं कि आधी रात गए तक सताओ। प्रिय तुम अति सुंदर हो, इसका अर्थ यह तो नहीं कि आधी रात गए तक सताओ, और सुबह होने पर अपनी आंखों का काजल मेरी आंखों में रचा कर उन रात्रि का आभास निर्माण करो। जीवन के कई बदलाव थे, तो मैंने सोचा कि मैं पेंटिंग करूं, और 5-5, 6-6 फीट कैनवास से पेंटिंग करते चले गया। लकी था कि ये हमारे जहांगीर आर्ट गैलरी में हमें वहां पर समय मिल गया, करीब 2-2.5 करोड़ की पेंटिंग बेची, और वो सारा जो पैसा था वो नक्सल के अंदर जो हमारे जवान मारे गए, शहीद हुए, उनके बच्चों की उच्च पढ़ाई के लिए मैंने उसको दे दिया। ये मेरी जो पेंटिंग्स थी, जो मैंने रंग बिखेरे थे, वो केवल और केवल कविता की वजह से शाश्वत हो सके, संपूर्ण हो सके। उस पेंटिंग में मेरे दिल की आवाज थी, और इसलिए जो अच्छे कलेक्टर्स उन्होंने उसको लिखे गए, और फिर मुझे लगा कि मैं फिर जिंदा हो गया हूं। रोज की जीवन की धापाधापी में मैं अपने आप को खो चुका था, तो मेरे लिए मैं कवि इसलिए भी ज्यादा पसंद करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि कवि अच्छे मन के होते हैं, शुद्ध मन के होते हैं, उनमें प्रेम बसता है, उनमें श्रृंगार होता है, और उसमें किसी के भी प्रति द्वेष नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए मैंने ये देखा कि जब इवन राजकीय जीवन में भी जब मैं अटल जी को देखता था, और नेता और अटल जी में मुझे फर्क इसीलिए नजर आता था कि वो मन के कवि थे। कवि की एक हद होती है, वो कितना भी अगर नीचे जाएगा तो इतना नीचे नहीं जा सकता, उसको कविता रोक लेती है, थाम लेती है, बांध लेती है, उसको अपने आंसुओं के गिरफ्त में जकड़ लेती है। और बस वही हुआ। मैं यहां पर आ रहा था, आते आते रास्ते में कुछ पंक्तियां मैं कार में लिख रहा था, अभी आते आते वो आपके सामने रखना चाहूंगा मैं, कि मेरी कविताओं को दलदल में डुबो कर आए हो जो, मेरी कविता को दलदल में डुबो कर आए हो जो, मैं निकल गया था, मैं निकल गया था, तो मुझे दफनाने दलदल में ढकेल दिया उन्हीं लोगों ने। मेरी कविता को दलदल में डुबोकर आए वो जो, मैं निकल गया था, तो मुझे दफनाने दलदल में ढकेल दिया उन्हीं लोगों ने। भीड़ ने मुझे मरने नहीं दिया,
भीड़ ने मुझे मरने नहीं दिया, मैंने मेरी कविता को रौंदते देखा, मैंने उन्हें दम तोड़ते देखा इन्हीं आंखों से, जिन आंखों के लिए मेरी कविताओं को दफनाया गया, जिन आंखों के लिए मेरी कविताओं को दफनाया गया, मेरी आंखें जिंदा है आज भी, मेरी आंखें जिंदा है आज भी, मेरी कविता जिंदा थी कल भी, वो कहानी खत्म नहीं कर सके, मेरी कविताओं को दफना नहीं सके। और अंत में जब कभी उनके ख्यालों की बरसात होती है, जब कभी उनके ख्यालों की बरसात होती है, पता नहीं चलता कब दिन और कब रात होती है। उमा जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, अभिनंदन, और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी किताबें चंद्रभूषण जी खूब छापते रहे, आपकी कविताओं को हर अखबारों में स्थान मिलता रहे। इसी के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और विकास जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।